हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पे। और आज जो है हमारा चैप्टर होने वाला है क्लास 10 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर चैप्टर 4। दोस्तों, ये चैप्टर एग्जाम के लिहाजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 3-4 क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। आप जानते हो कि इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो किस चीज़ में संलिप्त है, वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। और इसके बावजूद भी भारत के अंदर किसानों को बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। तो वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एग्जाम्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट कंट्री। भारत एक एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट कंट्री है, मतलब जो हम उपजाते हैं वो हमारा बाहर इम्पोर्ट भी किया जाता है। इसका 2/3 जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो किस चीज़ में लगा हुआ है, वो खेती में इंगेज है। और खेती में भारत ना केवल खाने पीने की चीज़ों को ही उपजाता है, बल्कि भारत रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। हो सकता है अभी वीडियो में आवाज़ थोड़ा सा गड़गड़ा रहा होगा पंखे की वजह से, थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ऊंचा बोले ताकि पंखे का आवाज़ कम आए। तो आइए आप समझते हैं कि क्या समझे अभी हम लोग। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट कंट्री। इम्पोर्ट कंट्री है ये। इसका 2/3 हिस्सा जो है वो किस चीज़ में लगा हुआ है पॉपुलेशन का, वो खेती बाड़ी में लगा हुआ है। और खेती में ना सिर्फ हम लोग फूड क्रॉप उपजाते हैं, बल्कि साथ ही साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग रॉ मटेरियल का भी उपजन करते हैं। साथ ही अब हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग या फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने होते हैं। दोस्तों, 4 तरह की फार्मिंग हमारे देश में होती है। कितने तरह की होती है? तो 4 तरह की फार्मिंग हमारे देश में होती है, जिसमें जो हमारा पहला फार्मिंग है ये है मेरा प्रिमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, और चौथा है अपना प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है और क्यों होता है। जो प्रिमेटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग है ये निर्भर करती है मॉनसून पे। ये किस पे निर्भर करती है भैया? ये निर्भर करती है मॉनसून पे। जो हमारा इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग है ये प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर? हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में। जो हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग है ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि HYV सीड्स का उपयोग करके किया जाता है। कॉमर्शियल का मतलब आप समझते हो बेचने के पर्पज से जिसका हम लोग करते हैं काम। अगला है प्लांटेशन फार्मिंग। ये भी एक तरह से कॉमर्शियल प्लांटिंग ही है, कॉमर्शियल फार्मिंग ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक सिंगल क्रॉप उपजाया जाता है बहुत बड़े एरिया में। क्या उपजाया जाता है? एक सिंगल क्रॉप उपजाया जाता है। और कितने में? तो बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप को यहाँ पर उपजाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला था हमारा प्रिमेटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। ये क्या होता है? ये ऐसी खेती होती है जो कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है और कम्युनिटी लेबर्स के द्वारा की जाती है और प्रिमेटिव टूल्स के मदद से की जाती है, जिसमें टूल्स आता है हो, डाउ और डिगिंग स्टिक्स नामक 3-4 टूल हैं जो प्रिमेटिव हैं। इनसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं भैया इसको। अब बात करते हैं कि ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसको अलग भाषा में अलग अलग जगहों पर कहते क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा देश बहुत ही बड़ा है, डाइवर्स कंट्री है। तो डाइवर्स कंट्री में हर जगह पर इसका अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर 2 नाम लिख करके रखे हैं, पहला है झूमिंग और दूसरा है दीपा। जो झूमिंग शब्द है इस खेती के लिए ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर। जैसे कि अपना आसाम के अंदर इसको झूमिंग कहते हैं, मेघालय के अंदर इसको झूमिंग कहते हैं, वही दीपा वही मिजोरम में इसको झूमिंग कहते हैं और साथ ही साथ नागालैंड में भी इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको झूमिंग हम लोग बोलते हैं। वही बात करें दीपा की, तो छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तार जिला। बस्तार जिला के अंदर इसको क्या कहा जाता है? तो बस्तार जिला के अंदर इसको झूमिंग कहा जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ इस खेती की अगर बात करें, ये जो प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसका कुछ इंटरनेशनल नेम भी है, विदेशों में भी इसका कुछ नेम है। जैसे आप इसके बारे में जानोगे ना, ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है इसको हम लोग मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में। मिल्पा कहाँ कहते हैं? तो भैया इसको मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मैक्सिको में। और बात करते हैं अगले कंट्री की, तो सेंट्रल
सेंट्रल अमेरिका में इसको कहा जाता है कुनुको, ठीक है, कुनुको कहा जाता है, नहीं, मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको के अंदर और सेंट्रल अमेरिका के अंदर, ठीक है, मिल्पा कहाँ कहा जाता है, मेक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका के अंदर। वही बात करते हैं कुनुको की, इसको कुनुको कहा जाता है वेनेजुएला में, ठीक है, और इसको राका कहा जाता है ब्राजील में, राका कहाँ कहा जाता है, ब्राजील में। वही इसके अगले बात करें तो इसको सेंट्रल अफ्रीका में मसलो बोलते हैं, मसलो, कहाँ पर, सेंट्रल अफ्रीका में। वहीं इसके अगले नाम की बात करें, लैंडगैंग कहा जाता है इंडोनेशिया में और रे कहा जाता है इसको वियतनाम में। ये है इसके कुछ प्रमुख नाम जो कि अपने देश के अंदर और अलग अलग कंट्रीज़ में जो बोले जाते हैं। ये इसके कुछ प्रमुख नाम हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि झूमिंग खेती कहाँ की जाती है या दीपा कहाँ की जाती है, मिल्पा कहाँ किया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल वाली बात है, ये मिल्पा वगैरह ये आपको नहीं पूछा जाता। हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चर है, तो हमको इंडियन एग्रीकल्चर को ही लेके चलना है। दोस्तों अगला जो अपना एग्रीकल्चर है वो है इंटेंसिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग। एक बार हम इसको पहले इरेज करते हैं, फिर आपको आगे हम लोग लेकर के चलते हैं। तो चलिए, अगला जो हमारा दो टॉपिक है वो छोटा छोटा है। तो सबसे पहला है इंटेंसिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग, ये दूसरा टाइप है हमारा। अभी आपको हम एक छोटे से टर्म में बताए थे, ये ऐसे एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा हो, हाई लेवल का हो, और ऐसे फार्मिंग में हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट्स और इरिगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोग पढ़ते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, वो होता है यूजिंग HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन को कमाया जा सके। अब इसके एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि एक राइस है ना अपना, राइस, ये क्या है, ये एक तरह का कैश क्रॉप। क्या है राइस, क्या है ये जो अपना राइस है, ये राइस एक अपना कॉमर्शियल क्रॉप है। राइस क्या है, एक कॉमर्शियल क्रॉप है। देखिए थोड़ा सा अंतर समझिएगा, राइस कॉमर्शियल क्रॉप है किसके लिए, तो पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए। लेकिन अगर इसी राइस को हम उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, यही राइस वहाँ पर क्या है, वही राइस यहाँ पर सब्सटेंशियस क्रॉप है। सब्सटेंशियस क्रॉप का मतलब जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही जरूरी माना जाने वाला प्रोडक्ट है। ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और वहीं बात करें कॉमर्शियल क्रॉप किसके लिए है, तो पंजाब और हरियाणा के लिए कॉमर्शियल क्रॉप है। तो चलिए, जो अगला है हमारा वो हम समझते हैं। अगला है हमारा प्लांटेशन फार्मिंग। अभी हम आपको बताए थे कि ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग ही है। क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग ही है, जहाँ पर एक लैंड पर बहुत बड़े मात्रा में किसी सिंगल क्रॉप का उपजन किया जाता है। भारत के अंदर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ठीक है, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट क्रॉप के अंतर्गत आता है। बात करते हैं टी की, तो टी भारत के अंदर कहाँ होता है, तो असम में होता है। कहाँ पर होता है भैया, असम में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे असम में और नॉर्थ बंगाल में क्या उपजता है, तो नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी उपजता है, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी, ठीक। अगला हम शुगर केन वगैरह लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कर्नाटका में जो है इम्पोर्टेंट प्लांट, अब ये क्या है, दो चीज़ें तो आपको बता दी कि टी कहाँ पर, असम में, और नॉर्थ बंगाल में क्या होता है, कॉफ़ी का उपजन होता है। वहीं पर कर्नाटका है, तो कर्नाटका भी क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए कर्नाटका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है, जहाँ पर प्लांटेशन क्रॉपिंग बहुत बड़े मात्रा में की जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन किया जाता है मेनली मार्केट के पर्पज से। किसके पर्पज से, मार्केट पर्पज से, यानी कि प्रोडक्ट उपजाना है, प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। किसके पर्पज से किया जाता है, मार्केटिंग के पर्पज से किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्लांटेशन होने से, मतलब अभी हम यहाँ पे सीड डाल दिए, सीड डालने से इसके क्रॉप बनने तक, क्रॉप बनने से लेकर मार्केट पहुँचने और सेल होने तक में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इसके बेसिस होते हैं, इसके आधार होते हैं। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा पूरा वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
ये क्या है, एक कड़ी के तौर पर काम करता है, जो कि फील्ड से निकलकर इंडस्ट्री तक पहुंचता है। कहाँ से निकलकर कहाँ तक पहुंचता है भैया, इंडस्ट्री से निकलकर, मतलब सॉरी, खेत से निकलकर इंडस्ट्री तक पहुंचता है। तो दोस्तों ये था चार टाइप ऑफ खेती जो हमारे देश में की जाती है, जो हमारे देश में एग्रीकल्चर होता है वो किसके लिए किया जाता है, चार टाइप में किया जाता है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। हम यहीं पर थोड़ा सा इसको समझाएंगे, तब इसको होगा तो लिखवाएंगे। क्रॉपिंग पैटर्न, अब ये क्या चीज़ है, तो क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारे देश में है ना, अभी आप देखते होंगे कि हर जगह पर क्या है कि फिजिकल डाइवर्सिटीज़ है, ठीक है। जितने भी फिजिकल डाइवर्सिटी है, हम इसको पीडी लिख रहे हैं, जितना भी फिजिकल डाइवर्सिटी है इसका इम्पैक्ट कहाँ पर होता है, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है कहाँ पर, आपके एग्रीकल्चर पर, ठीक है। और इस फिजिकल डाइवर्सिटी को देखते हुए हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना, ये 3 भाग में बटा हुआ है। ये किन भाग में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है अपना राबी, दूसरा है अपना खारिफ और तीसरा है अपना जैद, ठीक है। तीसरा है अपना जैद। ये 3 आधार पर हमारे यहाँ पर खेती होती है। किसके आधार पर, राबी, खारिफ और जैद। यहाँ से आपका मेन टॉपिक जो है वो शुरू होता है, जहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस तरह से आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं कि राबी की प्रमुख फसलें क्या क्या होती हैं, वही बात करता है कि किस मंथ में राबी होता है। वही खरीफ की प्रमुख फसलें क्या हैं, इसके मेजर क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं राबी के फसलों को, कि राबी कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। तो सबसे पहले राबी है। राबी जो बोया जाता है दोस्तों, वो बोया जाता है कब, तो विंटर में बोया जाता है। कब से कब, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में। यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि राबी का फसल कब बोया जाता है, तो विंटर में बोया जाता है। और कब से कब, तो भैया अक्टूबर और दिसंबर से बोया जाता है। वही जो इसकी कटाई की समय होती है, वो कटाई का समय होता है कहाँ से, तो समर में, गर्मियों में शुरू होता है, अप्रैल से लेकर के जून तक इसका कटाई चलता है, ठीक है। 2 चीज़ आप यहाँ पर समझे। पहला चीज़, किसकी जो बुआई होती है वो ठंडी के मौसम में होती है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। और वहीं पर इसकी जो कटैया का समय होता है वो गर्मी के शुरुआत में हो जाता है, यानी कि अप्रैल से जून। यानी कि अभी मार्च चल रहा है, तो अभी यह फसल खड़ी होगी, लगभग तैयार होगी ये फसल। और इसको कटैया का समय कब होगा, तो अप्रैल से लेकर के जून तक इसको काटा जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात करते हैं, तो वीट, बार्ली, पीस, ग्राम और मस्टर्ड, ये 6 तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जो क्रॉप है, ये क्या कहाँ होते हैं, वो राबी की फसल में होते हैं। क्या क्या, तो वीट, बार्ली, पीस, ग्राम और मस्टर्ड, ठीक है। गेहूँ, ये मोटा अनाज होता है। पीस, मटर, चना, और ये क्या हो गया, ये मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया। इसका उत्पादन किसके अंदर होता है, ये सारे राबी फसलें, ये क्या है, राबी फसलें हैं, ठीक है। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टाइप के जो फूड है, ये भारत में बहुत बड़े लेवल पर उगाए जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पर। इसके लिए जो प्रमुख राज्य हैं आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एक लाइन छूट गया, आर इम्पॉर्टेंट फॉर wheat and rabi crop प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर इसकी खेती की जाती है। कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और कहाँ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में किया जाता है। और ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है किसके लिए, गेहूं के उपार्जन के लिए और राबी क्रॉप्स के उपजन के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल हम वीडियो को इतना ही रखेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ताकि आपको पढ़ने के समय में बोरियत ना हो। क्या होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं। जब हम भी पढ़ाई करते थे तो ज़्यादा लेंथी वीडियो होता था, स्पीड में बढ़ा कर देख लेते थे, समझ नहीं आता था। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में लाएंगे, ताकि आप तक आसानी से पहुँचे और आप उसको समझने का प्रयास करें, आपको समझ में आए। आप इसको लिखेंगे, लिखने से क्या होगा कि आप एक नोट्स प्रॉपर तैयार कर लेंगे। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो हमने इसका बना कर रखा है, आपने पहले देखा होगा कि हम क्या करते थे कि स्क्रीन पर पढ़ाते थे, जिसमें मेरा फेस नहीं था, उसमें नोट्स आपको दिखता होगा। अगर उस टाइप का नोट्स आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को क्या करना पड़ेगा,
लाइक करिए, कमेंट करिए और आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, टॉपिक समझ में आता है तो आप आराम से सब्सक्राइब करिए, नहीं आता आप आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब समझ में आएगा तभी तो सब्सक्राइब करोगे। बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके भी नोट्स मेरे पास है जो कि सीधा 1 लाइनर है, जो क्या है 1 लाइनर है, आपके MCQ के लिए एकदम बेस्ट, आपके MCQ के लिए एकदम बेस्ट है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में PDF लिख देंगे, तो आपको वहाँ पर किस तरह से PDF आप तक पहुँचानी है वो आपको मैं अगले वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, पढ़िए और सीखिए। धन्यवाद।